हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। ये इस बेसिक स्टॉक मार्केट कोर्स की 4th क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, इंडेक्स के बेस पर हम अपने पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करते हैं। तो चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्सव नाम का एक आदमी है, उसको अपने लड़के का एडमिशन कराना है। वो अपने शहर के बहुत से स्कूल जाता है। सबसे पहले वो एक्स पब्लिक स्कूल जाता है। उस स्कूल की प्रिंसिपल उसे बताती है लास्ट ईयर हमारे स्कूल का रिजल्ट 90% रहा है। फिर उत्सव वाई पब्लिक स्कूल जाता है। उस स्कूल का रिजल्ट लगभग 98% था। फिर उत्सव जेड पब्लिक स्कूल जाता है। उस स्कूल का रिजल्ट 99% था। तो अब आप बताओ, उत्सव को अपने लड़के का एडमिशन किस स्कूल में कराना चाहिए? नो डाउट आप सभी जेड पब्लिक स्कूल को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि जेड पब्लिक स्कूल के ज्यादातर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर हम इसे स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो स्कूल को हम इंडेक्स मान सकते हैं और स्टूडेंट्स को हम इसमें लिस्टेड स्टॉक्स। गाइस, जब कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो कैसे पता करे कि आज ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है? आई मीन मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके लिए ही हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मूवमेंट से हमें पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 ही इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। अब अगर सेंसेक्स ग्रीन है तो इसका मतलब है बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में ज्यादातर कंपनीज पॉजिटिव हैं। और ऐसे ही अगर निफ्टी ग्रीन है तो इसका मतलब है एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज पॉजिटिव हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडेक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे हम किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को भी इससे पता लगाया जा सकता है। और इस तरह से हम ओवरऑल मार्केट का एक व्यू जान सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस। सेंसेक्स, जिसको 1 जनवरी 1986 में शुरू किया गया था। जब सेंसेक्स को शुरू किया गया था तो इसका प्राइस या यूं कहें कि वैल्यू 100 रुपीज रखी गई थी और आज की डेट तक सेंसेक्स 65,000% रिटर्न दे चुका है। निफ्टी, जिसको 22 अप्रैल 1996 को शुरू किया गया था। जब निफ्टी इंडेक्स को शुरू किया गया था तो इसकी बेस वैल्यू 1000 रुपीज रखी गई और आज की डेट तक निफ्टी लगभग 2000% के रिटर्न दे चुका है। गाइज, एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है, यानी सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड एनएससी के ही लिस्टेड स्टॉक्स या इंडेक्स में ही किए जाते हैं। क्या जो कंपनीज एनएससी या बीएससी के इंडेक्स में आती हैं, क्या वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग होती हैं? गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, इन इंडेक्सेस में केवल उन्हीं कंपनीज को रखा जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप अदर कंपनीज से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये कंपनीज फंडामेंटली कितनी बेहतर हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है नो। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो कभी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लिस्टेड हुआ करते थे और आज वो कंपनीज या तो बैंकरप्ट हो गई हैं या फिर उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि वो कंपनीज इन इंडाइसेस में आती ही नहीं है। और ये हमें शो करता है कि किसी कंपनी में सही से एनालाइज करके इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। अब ये इंडाइसेस क्या है? इंडाइसेस यानी बहुत सारे इंडेक्स। अगर आप कहीं सुनते हैं इंडाइसेस तो इसका मतलब है वहां पर मल्टीपल इंडेक्स की बातें हो रही हैं, क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के अलावा भी बहुत से इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप 100, यानी इस इंडेक्स में टॉप 100 मिड कैप कंपनीज को शामिल किया गया है। और ऐसे बहुत से इंडेक्स होते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर इंडेक्स भी होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, इसमें बैंक्स को इंक्लूड किया जाता है। निफ्टी आईटी या आईटी निफ्टी, निफ्टी आईटी में आईटी सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। निफ्टी फार्मा, इसमें फार्मा सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। इस तरह के इंडेक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। गाइस, इंडेक्स को और भी बहुत से तरीकों से यूज किया जाता है। जैसे सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने पोर्टफोलियो को किसी इंडेक्स की ग्रोथ से कंपेयर करते हैं, यानी जितने भी फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स को इंडेक्स से कंपेयर करके देखा जाता है। अब अगर उस फंड के रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा है तो उसे आउट परफॉर्म कहा जाता है, और अगर उस फंड के रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से कम है तो उसे अंडर परफॉर्मेंस कहा जाता है। और इस तरीके से आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है उनकी परफॉर्मेंस को भी आप सेंसेक्स या निफ्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इवन आपको ये जरूर देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आपने जो एनालाइज करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो सही किया है या नहीं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है? निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में लगभग 14.69% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं सेंसेक्स ने 14.74% के रिटर्न्स दिए हैं। अब जानेंगे बुल रन और बियर रन क्या होता है। बुल रन का मतलब होता है जब किसी स्टॉक का प्राइस कुछ महीनों या कुछ सालों तक बढ़ता रहता है तो मार्केट बुल रन है कहा जाता है। सबसे पहला बुल रन 2004 में आया था और उस टाइम इन्वेस्टर्स को इतने रिटर्न्स मिले थे कि जितने आज तक कभी नहीं मिले। और बियर रन का मतलब होता है किसी स्टॉक की प्राइस कुछ महीनों या कुछ सालों तक गिरती है तो उसे बियर रन कहा जाता है। हिस्ट्री का सबसे पहला बियर रन 1692 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला था,
जो 1694 तक चला था और इस टाइम कंपनी के शेयर्स ऑलमोस्ट 72% गिर गए थे। और इंडिया में सेंसेक्स इंडेक्स लॉन्च होने के बाद से अब तक 12 बियर रन देखे जा चुके हैं। इसमें 1992 का बियर रन भी शामिल है और 1992 ही वो साल था जिसमें हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक बहुत बड़ा बियर रन देखने को मिला था जो 1992 से 1998 तक चला था। ये बियर रन .com बूम की वजह से टूटा था क्योंकि उस टाइम इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो जो इंटरनेट से रिलेटेड स्टॉक्स थे वो बहुत तेजी से बढ़े और पूरे मार्केट को बियर रन से बुल रन की तरफ ले गए। गाइज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर 5.5 ईयर्स में एक बियर रन आता ही है। फिर भी इन रेगुलर फेलियर्स के बावजूद सेंसेक्स ने 65,000% रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें गोल्डन पीरियड ऑफ स्टॉक मार्केट तो वो टाइम था साल 2004, क्योंकि साल 2004 से 2008 तक स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा और इन 4 सालों में मार्केट ने 250% रिटर्न्स दिए। अगर हम बात करें बिगेस्ट क्रैश ऑफ शेयर मार्केट तो ये हमें देखने को मिला था साल 2008 में। इस क्रैश को द ग्रेट रिसेशन नाम दिया गया था। ये क्रैश यूएस स्टॉक मार्केट से शुरू हुआ था और इसका असर इंडिया में भी देखने को मिला था। इंडियन स्टॉक मार्केट 60% तक गिर गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कोविड 2020 में भी इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला था, जबकि ये आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कोविड में शेयर मार्केट के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे और शेयर मार्केट कितने नीचे गया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस को जिनको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इन इंडेक्सेस को जरूर से चेक करें। अब हम सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के ही इंडेक्सेस की बात नहीं करेंगे, हम कुछ और इंडेक्सेस के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले किन इंडेक्सेस को देखना चाहिए। फर्स्ट, सेंसेक्स 30 जिसमें टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। सेकंड, निफ्टी 50, इसके 2 लार्ज कैप इंडेक्स हैं। फर्स्ट निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है और सेकंड है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें निफ्टी 50 से आगे की जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। अब जानेंगे मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टिंग से पहले किन इंडाइसेस को देखना चाहिए। मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए इन पर बेस इंडेक्सेस को देखने में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मिड कैप कंपनीज पर बेस इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 150। अब हम जानेंगे स्मॉल कैप कंपनीज के लिए कौन से इंडाइसेस यूज करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं और स्मॉल कैप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इसके लिए हम निफ्टी के निफ्टी 250 इंडेक्स को देखते हैं जिसमें 250 स्मॉल कैप कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। गाइज, हमें अगर स्टॉक मार्केट को समझना है तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल स्टॉक मार्केट को भी समझना होगा, क्योंकि ग्लोबली जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा, जैसा कि 2008 के द ग्रेट रिसेशन के टाइम पर भी देखने को मिला था। तो इसके लिए यूएस मार्केट का सबसे पुराना इंडेक्स डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है जिसमें यूएस स्टॉक मार्केट की टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। इसको हमें जरूर से देखना चाहिए। इसके अलावा S&P 500 भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जिसमें 500 टॉप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। और ऐसे ही यूके का इंडेक्स है FTSE 100 जिसमें टॉप 100 ब्लू चिप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। ग्लोबल मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, तो मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले ग्लोबल इंडाइसेस को जरूर से चेक करें। गाइज, इस क्लास में हमने जाना इंडाइसेस कितने इम्पोर्टेंट हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इंडाइसेस के बारे में भी जाना। और अब हम जानेंगे इंडाइसेस के बनने की प्रक्रिया। ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन इससे आपको स्टॉक मार्केट को समझने में और थोड़ी हेल्प मिलेगी। इंडेक्स फंड कैसे बनता है? वैसे तो इंडेक्स बनाने के कई मेथड्स हैं, बट इंडिया में जिस मेथड का यूज होता है उसे फ्री फ्लोट मेथड कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इस मेथड पर बेस्ड हैं। इस मेथड के इंडेक्स में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को शामिल किया जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने का तरीका है फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ 1 शेयर। फ्री फ्लोट शेयर्स वे शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी XYZ को टोटल 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड किया गया है। XYZ कंपनी ने IPO के टाइम पर 10 करोड़ शेयर्स से 1 करोड़ शेयर्स पब्लिक कर दिए और 9 करोड़ शेयर्स अपने पास रख लिए। यहाँ पर फ्री फ्लोट शेयर्स 1 करोड़ हैं, बिकॉज यही 1 करोड़ शेयर्स ही पब्लिक के पास ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं
और अगर XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है तो XYZ कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा 1 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर्स इंटू 10 रुपीज इक्वल 10 करोड़ रुपीज। इसी मेथड से सेंसेक्स में 30 से ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनीज को और निफ्टी में 50 से ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनीज को शामिल किया गया है। अगर इन टॉप कंपनीज के शेयर प्राइस अप या डाउन होंगे तो इससे फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी इफेक्ट होगा। यही वजह है जो निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में चेंजेस होते रहते हैं। अब जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को उस देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स उस देश की सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताता है। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी की परफॉर्मेंस को देखकर हम इंडिया की इकोनॉमी का हाल बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़ता इंडेक्स इकोनॉमी ग्रोथ को बताता है और वहीं लॉन्ग टर्म में घटता इंडेक्स इकोनॉमी स्लो डाउन को बताता है। गाइज, इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्लास को दोबारा देखिए और इन टर्म्स को अच्छे से समझिए। और अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।